नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ आज हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ये केंद्र में है। दिल्ली वो हार चुके हैं, पंजाब में उनकी सरकार है। उनकी यानी उनके पार्टी की सरकार है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली से बेरोजगार हुए हैं और कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट रोक के रखी हुई थी, वो सारी की सारी रिपोर्ट बारी-बारी से टेबल किया जा रहा है हाउस में। और सीएजी की रिपोर्ट में जो कुछ भी निकल रहा है वो आप सभी लोगों ने समाचार चैनलों पर तमाम तरह की बातें सुन ली होंगी। हम बाबा रामदास जी के साथ आपको वो सारी सूचनाएं देने के लिए नहीं है। लेकिन केजरीवाल जहां दिल्ली में गले तक और गले से ऊपर नाक तो उनकी कभी रही ही नहीं, बची ही नहीं, लेकिन फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां से निकल के रास्ता केवल और केवल तिहाड़ तक जाता है। लेकिन केजरीवाल हैं कि मानते नहीं। भगवंत मान को किस तरीके से वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं, पंजाब को किस तरीके से डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ये सारी चीजें यानी दिल्ली से लेकर पंजाब तक आज हम चर्चा करेंगे बाबा जी से। बाबा जी, जैसा मैंने बताया, ये चक्कर क्या है? ये आदमी कई बार होता था, हम लोग पहले देखते थे कि कोई हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षा में फेल हो गया। उसके बाद कई ऐसे धंधेबाज होते हैं जो ये कहते हैं कि 8वीं पास सीधे हाई स्कूल करें, 8वीं पास सीधे, ऐसे बोर्ड भी लोगों ने देखे होंगे। यानी वो दाएं-बाएं से रास्ता लेते हैं। अरविंद केजरीवाल भी क्या यही कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनकी उम्मीद तोड़ दी और जो उनके कर्म हैं, उस हिसाब से जो गुप्ता जी की सरकार दिखाई दे रही है और जिस रास्ते पर चल रही है, प्रधानमंत्री उस पर कह चुके हैं सीएजी की रिपोर्ट, तो उसके बाद तो फिर और कोई रास्ता बचता नहीं। तो क्या पंजाब का रास्ता अभी भी तलाश रहे हैं अरविंद केजरीवाल? सर, आप याद कीजिए कि पंजाब जब अरविंद केजरीवाल का राजनीति में पदार्पण हुआ था तो इस वायदे के साथ हुआ था कि भारतीय राजनीति को आमूल-चूल बदल देंगे। और मैं आपको सच बताऊं कि इस आदमी ने सचमुच भारतीय राजनीति को बदल दिया। इंदिरा गांधी के जमाने से भारतीय राजनीति में एक अघोषित समझौता चला आ रहा था, खाओ खाने दो, और तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खिंचाऊंगा। पब्लिक में कुत्तों की तरह आपस में लड़ते रहो पर अंदर अंदर मिले रहो। हमको भ्रष्टाचार करने दो, तुम थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के लिए चिल्लाओ, चुप रहो, तुम भी खाओ हम भी खाएंगे, पब्लिक तो बेवकूफ है। ये कांग्रेस का रवैया रहा। फिर इसको वाकई आके अरविंद केजरीवाल ने तोड़ दिया और बहुत सारे जो अघोषित जो नियम बना रखे थे ना, एक वो इटालियन माफिया में होता है ना एक लॉ ऑफ ओमर्टा, कि आपस में लड़ मरो, चाहे जितना कुछ भी कर लो, आपस में जान मरोवल कर लो, वो एक दूसरे का पूरा खानदान खत्म कर दो, पर पुलिस के पास नहीं जाना है। सरकार को भी अपनी लड़ाई में सरकार को इन्वॉल्व नहीं करना है। इस प्रकार के बड़े अघोषित नियम चलते हैं समाज में, तो भारतीय राजनीति में भी चले आ रहे थे। ये मानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल ने वो सारे नियम तोड़ दिए। सारा जो ग्रामर था ना सर भारतीय राजनीति का, वो ध्वस्त कर दिया। और बिलो द बेल्ट, जैसे हमारे यहाँ एक अघोषित नियम था कि एक दूसरे की निजी जिंदगी पे कीचड़ नहीं उछालना है, निजी जिंदगी पे सवाल नहीं करने हैं। हालांकि कांग्रेस बीच बीच में थोड़ा बहुत कर दिया करती है, पर मोटे तौर पे नियम का पालन होता था। जैसे हमारे यहाँ माफिया का एक नियम है कि परिवार को टच नहीं करना है। मान लीजिए मैं और आप दोनों माफिया हैं, तो हम एक दूसरे को बेशक मारते हैं, पर आपका परिवार का वह व्यक्ति जो आपके धंधे में इन्वॉल्व नहीं है उसको नहीं छूना है। इसको मुंबई का अंडरवर्ल्ड आज तक फॉलो करता है। तो इसी प्रकार के कुछ नियम भारतीय राजनीति में भी थे। केजरीवाल ने वो सारे नियम तोड़ दिए। तो सब जब आपने नियम तोड़ दिए और आपने नई पर पार्टी बना दी, तो अब निश्चित रूप से जब सामने वाला है, अब आपने नियम तोड़ दिए तो सामने वाले के लिए भी टूट गए।
तो सर भारतीय राजनीति में अब यही चल रहा है। केजरीवाल ने सारी ग्रामर जो है वो रीडिफाइन कर दी है। अब आप चाहे जैसे, मतलब कोई नियमावली अब रह नहीं गई है। तो जब नियमावली नहीं है तो अब तो सारे गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। 12 एक दर्जन सीएजी रिपोर्ट आके रखी हुई है। हजार हजार करोड़, 2-2 हजार करोड़ के तो न्यूनतम साइज है घोटालों के। पुराना जमाना गया जब बोफोर्स जो है 60-62 करोड़ का घोटाला था। अब तो 60-62 करोड़ का घोटाला पार्षद लोग कर दे रहे हैं सर। वार्ड मेंबर, निगम पार्षद का 60-62 करोड़ का घोटाला आ रहा है। एमएलए का साइज होता है 1000 करोड़ का घोटाला करता है एमएलए। तो सर इतने सारे नियम। अब केजरीवाल तो अब आप समझ लीजिए कि दिल्ली का आजम खान बन चुके, क्योंकि ये रास्ता इन्होंने ही चुना था। बिलो द बेल्ट जो लड़ाई की, जो उन्होंने नई एक विधा निकाली थी, जिसमें ऊपर वार ही नहीं करना, बेल्ट से ऊपर वार करना वर्जित है। अरे भाई, भीम ने एक बार जो है बिलो द बेल्ट मारा, आज तक आलोचना होती है कृष्ण जी की और भीम की। इन्होंने एक नई गेम चला दी जिसमें बेल्ट के ऊपर वार करना ही वर्जित है। जब भी वार होगा बिलो द बेल्ट होगा। तो ठीक है था। अब तो सर जब फ्री फॉर ऑल गेम चल ही रहा है। अब सुनिए, दिल्ली से तो ये खत्म है, मान लीजिए दिल्ली में तो अब अच्छा एक ऐसी मुख्यमंत्री खोज के ले आए हैं जो इतनी भी सही है। वो तो एकदम में इनकी भी बाप निकल गई है। इतनी उसकी जो वो भाव भंगिमा और भाषा शैली, हर चीज उस शेर को 1.25 शेर मिली है असल पूछा जाए तो वो तो छोड़ेगी नहीं। तो अब आ जाते हैं सर कि अब इनके पास जगह बची कहाँ है। सरवाइव करने के लिए एक आधार तो चाहिए, तो वो बच जाता है पंजाब। इसलिए अब इनकी पूरी ताकत लग रही है पंजाब में, और पंजाब में ये अपनी ही सरकार को डिस्टेबलाइज करके अपने ही मुख्यमंत्री को हटा के अपना यस मैन कोई नया मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये इसकी लड़ाई चल रही है। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं नहीं, बिल्कुल, आपने दिल्ली से लेकर और पंजाब तक का ये जो लिंक था वो जोड़ दिया। आपने कहा कि कांग्रेस कहती थी कि भैया खाओ, हम भी खाएं, तुम भी खाओ, थोड़ा तुम भी खाओ, तो ये तो खेल उसका चलता था। जहां तक आपने ये बात कही बाबा जी कि कांग्रेस के समय में एक परंपरा ये थी कि किसी के निजी जीवन पर कीचड़ नहीं उछालना है, लेकिन इसी कांग्रेस परिवार की और 10 जनपद यानी इंदिरा गांधी की छोटी बहू मेनका गांधी ने ये परंपरा तोड़ी थी, और ये परंपरा बहुत पहले तोड़ी थी। सूर्या नाम की मैगजीन जिसकी एडिटर थी मेनका गांधी, और बाबू जगजीवन राम उनके बेटे का एक सेक्स टेप, उसकी पूरी स्टोरी वो ब्रेक किया था और इंदिरा गांधी के उकसावे पे किया था, क्योंकि बाबू जगजीवन राम कहीं इंदिरा गांधी के सामने पैरेलल आ रहे थे, उनका कद बढ़ रहा था। तो ये कांग्रेस की स्टाइल रही है सर, आपने बिल्कुल सही विश्लेषित किया। अच्छा, आपने एक चीज कहा रेखा गुप्ता जी के बारे में कि शेर को 1.25 शेर मिल गया। भाई वो डीयू की पढ़ी, उनके ट्वीट टहल रहे हैं। तो क्या रेखा गुप्ता का चुनाव इसीलिए किया गया है कि इस जहरीले व्यक्ति का इलाज एक ऐसी महिला ही कर सकती है या एक ऐसा मुख्यमंत्री ही कर सकता है? तो ये साफ है कि रेखा गुप्ता जो डेवलपमेंट के काम है वो तो करेंगी ही, क्योंकि भाजपा की डबल इंजन सरकारों में ये काम कहीं रुकता नहीं, वो अपने साथ चलता रहता है, चाहे विकास का कोई भी काम हो। लेकिन केजरीवाल जैसे नेगेटिव व्यक्ति का इलाज, ये क्या पहली प्राथमिकता रही है रेखा गुप्ता बनाई गई मुख्यमंत्री? क्योंकि बहुत सारे तो नामों पे देखिए, क्यास। जहर को जहर मारता है। जिस स्तर की राजनीति और जितना विषैला आदमी ये केजरीवाल था या है, और उसको सिर्फ उतना ही विषैला आदमी ही उसके सामने टिकेगा। इस मामले में रेखा गुप्ता का चयन 100%। मैं देखिए ये तो मानता नहीं हूं कि जो चयन समिति थी या जो लोग नामों पर विचार कर रहे थे वो रेखा गुप्ता का अतीत नहीं जानते थे कि ये क्या क्या लिखती पढ़ती आई हैं।
और एक बात बताऊं सर, हम लोग जो छोटा सा एक एम्प्लॉयर होता है ना, इतना सा, जैसे हमारे स्कूल में जब हम किसी स्टाफ का, कौन से स्टाफ का, टीचिंग स्टाफ का नहीं, पीजीटी का नहीं, एक करीब 12-14 हजार रुपए का क्लर्क रखते हैं तो उसका रेफरेंस चेक करते हैं सर। सबसे पहले तो शहर में उसकी क्या रेपुटेशन है, क्या है, उसके बाद सबसे पहले सोशल मीडिया अकाउंट, कि खालिस्तानियों के पक्ष में कितनी पोस्ट लिखा है पिछले 10 साल में, इंस्टा क्या बोल रहा है, हाँ, फेसबुक क्या बोल रही है, टिकटॉक क्या बोल रहा है, स्नैपचैट क्या बोल रहा है, तो पूरा रिकॉर्ड छोटी छोटी कंपनियां चेक करती हैं, तो क्या भाजपा ने चेक नहीं किया होगा? हाँ? आप बताइए। तो सर सब कुछ जान समझ के रेखा गुप्ता को जो है वो बनाया गया है। अब आगे सुनिए, आते हैं पंजाब पे, सीधी सी लड़ाई रह गई है पंजाब में, युद्ध भूमि जो है दिल्ली से खिसक के केजरीवाल के लिए आ गई है पंजाब में। वो जब कोई राजा, वो डिस्कवरी चैनल का मेरा बड़ा फेवरेट एक एनालॉजी है कि जब नए किशोर आते हैं तो वो जो प्राइड ओनर जो शेर होता है ना, उसको लड़ाई में हरा देते हैं और उसको प्राइड से भगा दिया जाता है। नए किशोर जो है, नए युवा प्राइड पे, शेरनियों पे कब्जा कर लेते हैं, बच्चों को मार देते हैं। अब ई श्रीमान जी लोनर हो जाते हैं, तो अब ये किसी तरह दूसरों के, क्योंकि शेर अपना शिकार नहीं कर सकता सर, वो शेरनियां मारती हैं, प्राइड मारती है, तो इस श्रीमान जी खाते हैं। अब इनको शिकार तो करना आता नहीं है, अब इनको शेरनियों वाली एक प्राइड चाहिए, तो अब दिल्ली से लखेत दिए गए, तो अब इनके पास ले दे के बचा है एक पंजाब। अच्छा, पार्टी में कब्जा बरकरार रहे, इनको असली लड़ाई जो है ना, इस वक्त इनकी भाजपा से लड़ाई नहीं चल रही है सर, वो तो अलग लेवल पे चल रही है। पार्टी में इनका कब्जा रहेगा कि नहीं रहेगा, लड़ाई अस्तित्व की यहां आके टिक गई, और इस वक्त पार्टी में पूरी तरह अकेले अलग थलग पड़ चुके हैं। जैसे इन्होंने पार्टी से एक एक करके सारे फाउंडर मेंबर्स को निकाला था, और सिर्फ वो लोग बचे थे जो या तो इनके गिरोह के सदस्य थे, इनके काले कारनामों में इनके साथ संलिप्त थे, संजय सिंह जैसे लोग, मनीष सिसोदिया जैसे लोग, या स्वाति मालीवाल जैसे लोग, या वो लोग थे जो इनके असल में एम्प्लॉइज थे, जो इनके काले पैसे को इधर से उधर और हवाला ट्रांजैक्शन सारी है, वो काला सफेद, काले को सफेद करने वाले विभव कुमार और राघव चड्ढा जैसे लोग। तो वो धीरे धीरे, जो कि राजदार थे, तो वो प्रमुख होते गए। तो ये है। इसके अलावा इसने एक और जमात खड़ी की है, 200-500 हजार करोड़ रुपए में राज्यसभा की सीटें बेची हैं, इसके बाद वो भी एक लॉबी है। तो सर बात यह है कि पंजाब में इसको किसी भी कीमत पे वापस पार्टी पे प्रभुत्व जमाने के लिए, संजय सिंह को और भगवंत मान को न्यूट्रलाइज करने के लिए, भगवंत मान को हटा के अपना आदमी बैठाना, और उसके लिए पूरी कोशिश चल रही है। आज की लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि भगवंत मान जो है वो विधानसभा में नहीं आए थे, पता लगा उनकी तबीयत, जब भी उनको कोई मुसीबत आती है तो वो बीमार पड़ जाते हैं। पिछली बार जब वो बीमार पड़े थे तो 5 दिन मेदांता में या किस में भर्ती रहे थे चंडीगढ़ में, तो फिर एक अरेंजमेंट ये हुआ था कि ठीक है, इस्तीफा तो मैं नहीं दूंगा, जब ये जेल से बाहर आया था तो इस्तीफा मांगने गया था, तो इस्तीफा तो मैं नहीं दूंगा, चलो विभव कुमार को ओएसडी बना दो, सलाहकार बना दीजिए सरकार का, सारी सरकार विभव कुमार को रिपोर्ट करेगी, कुछ 1000 करोड़ रुपया जो है वो दिल्ली का चुनाव लड़ने के लिए पंजाब से आ गया था। सर अब फिर एक बार बीमार पड़ गए। अमन अरोड़ा नाम का इनका एक एमएलए है, जो कि पंजाब पार्टी का, आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष भी है, इस वक्त वही विधानसभा में पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। प्रताप सिंह बाजवा ने कल बयान दिया है कि 30-32 विधायक भाजपा के संपर्क में, इससे पहले आया था कि 30-32 विधायक कांग्रेस के संपर्क में। ये एकदम सही बात है। अच्छा, ये विधायक भाजपा के संपर्क में, ये जरूरी नहीं है भाजपा इनके संपर्क में। कारण यह है कि एक तो भाजपा किसी भी एरू गैरू को पंजाब की सत्ता नहीं सौंप देगी, बॉर्डर स्टेट है सर, बहुत सेंसिटिव है।
सीधे सीधे पाकिस्तान से लोहा लेता है, तो भाजपा का स्टेक तो रहेगा। पीएमओ भी इसको फॉलो करेगा, होम मिनिस्ट्री भी इसको फॉलो करेगी, क्योंकि पंजाब को डिस्टेबलाइज होता है तो सबसे बड़ी गाज तो होम मिनिस्ट्री भी गिरती है ना, पूरे देश को आंतरिक सुरक्षा का मसला खड़ा हो जाता है। इसलिए पल पल की नजर तो रहेगी दिल्ली की। अब सर बात यह है कि किसको नेतृत्व परिवर्तन करके किसको करते हैं। तो अब जो भारतीय राजनीति के जो पुराने जो पीछे जो प्रेसिडेंट्स है, वो तो ये है कि साहब पार्टी में अचानक कोई एकनाथ शिंदे तैयार कर देती है भाजपा, तो कहीं आम आदमी पार्टी में भी तो कोई एकनाथ शिंदे नहीं न बन जाएगा। बहुत संभव है सर, कुछ भी संभव है। और जब अमित शाह जैसा चाणक्य सारा डीलिंग अपने हाथ में ले लेगा जिस दिन, उस दिन तो एकनाथ शिंदे बनने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, दूसरी बात है सर, ये जितने एमएलए हैं इन सब का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। एक तो पहले भी ये सब जो है ना, जैसे ये खुद अमन अरोड़ा, इनके पिताजी 2 बार के जो हैं, सुनाम एक कॉन्स्टिट्यूंसी है लुधियाना से, जब आप इधर हरियाणा की तरफ बढ़ते हैं, इनके पिताजी पहले 2 बार जो हैं कांग्रेस के विधायक रहे हैं। फिर जब इनको लगा कि अब तो आम आदमी पार्टी का जमाना आ गया, तो बेटवा जो है वो आम आदमी पार्टी में आ गया। पिछला 2022 वाला चुनाव 75,000 के मार्जिन से जीता है। हिंदू है, हिंदू है। अब सबसे बड़ा जो मूल पंजाब की राजनीति का मूल मंत्र है कि जट सिख ही सीएम बनता है, वो मूल बेसिक ग्रामर ही टूटने जा रहा है अगर अमन अरोड़ा बन जाते हैं तो। आजकल अमन अरोड़ा के हाथ में कमांड दे दी गई है। तो सर बात यह ना कि पंजाब में इस वक्त आम आदमी पार्टी अपना आधा से ज्यादा वोट खो चुकी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ कैसे था? खालिस्तानी और पंथिक वोट से, बिल्कुल ठीक प्लस हिंदू वोट। हिंदू बीजेपी की तरफ बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहा है। लोकसभा में 18, 20, 22, 25 कुछ सीटों पे 30% तक वोट लोकसभा में भाजपा को आया है। 22-24 तो आम बात है। तो हिंदू वापस बीजेपी में आ रहा है। सिख और पंथिक खालिस्तानी पार्टी बन गई है, वहां पर शिफ्ट होगा। कुछ पंजाब में कांग्रेस की तरफ भी जाता है सिख वोट। तो सर बात यह है कि आम आदमी पार्टी का 20 से 25% तक वोट, मतलब आधा वोट, नॉट 25%, जो उनको मिला था 40, 42, 44, ठीक है, उसमें से आधा जो है शिफ्ट हो चुका है। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर वैसे ही बहुत चिंतित है कि हम लोगों का होगा क्या, वोटवा तो सब चला गया। तो इसलिए ये बड़ा टर्मोइल का पीरियड चल रहा है पंजाब में। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक चीज और है, एक शेर मुझे पता नहीं कैसे क्यों याद आ गया कि शामे गम जब बिखर गई होगी, न जाने किस किस के घर गई होगी। तो आपने कहा ना कि वोट बैंक इनका इधर उधर छितरा रहा है। और एक चीज और कि पंजाब में जट सिख ही मुख्यमंत्री बन सकता है, ये मिथक भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने की परंपरा भी इस देश में शुरू की है। हरियाणा में केवल और केवल जाट ही मुख्यमंत्री बन सकता है, ये मिथक तोड़ा गया। झारखंड में कोई आदिवासी बैकग्राउंड का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बन सकता है, ये मिथक भारतीय जनता पार्टी तोड़ चुकी है। तो आप अमन अरोड़ा की बात कर रहे हैं, जो कि एक हिंदू विधायक हैं। और एक चीज और है सर, ये बड़ा साफ है कि भगवंत मान की कुर्सी अगर चली जा रही है, भगवंत मान अगर जान रहे हैं ये कि भाई मेरी कुर्सी अगर चली जाएगी, तो फिर उनके लिए आम आदमी पार्टी में क्या बचेगा? वो क्यों नहीं हो सकते एकनाथ शिंदे? आप अमन अरोड़ा की बात कर रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ये तय कर चुका है व्यक्ति कि हम भगवंत मान को हटा के दम लेंगे, तो फिर भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद आम आदमी पार्टी में क्या करेंगे? फिर वो भगवंत मान वो भी हो सकते हैं, सॉरी एकनाथ शिंदे वो भी हो सकते हैं। वाकई में बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इस समय कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। खेल हर तरफ से खेले जा रहे हैं। दिल्ली चुप नहीं है, और दिल्ली ऐसे मौकों पर बिल्कुल चुप नहीं होती, सही समय पे सही फैसला करती है। क्योंकि जी जी जी
सर देखिए, मैंने एक बात तो स्पष्ट कर दी कि जो अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो वो भाजपा की मर्जी के खिलाफ नहीं होगा। भाजपा उसमें मुख्य भूमिका निभाएगी। पहली बात, आपने बहुत सही कहा कि भाजपा ने सभी राज्यों में वो जो एंटाइटलमेंट वाली जो राजनीति है ना, कि हमारे अलावा सत्ता का किसी को हक ही नहीं है, वो खत्म मिथक किया। तोड़ने का काम ही भाजपा करती है। बिल्कुल। तो ये मिथक अगर तोड़ देती है, देखिए भाजपा के लिए बहुत आसान है जाट लीडरशिप को अपने अंदर समाहित कर लेना। हरियाणा में हुड्डा को अगर ले ले, सारे के सारे जाट अगर बीजेपी में आ जाए तो 35 जात की राजनीति, जिसके खिलाफ हम भाजपा से जुड़े थे, उन्होंने वो हमने कातिल के दिल में ही घर कर लिया। जाटों से बचने के लिए ही तो हम भाजपा में आए थे। ले भैया, इन्होंने सारे जाट ही भाजपा में घुसा लिया, अब हम कहां जाए। तो सर सेम यही स्थिति पंजाब में पैदा होगी। बिल्कुल कि बिल्कुल। भाजपा कोई हिंदू को आगे कर देगी, तोहमत आ जाएगी आम आदमी पार्टी के सिर पे। आम आदमी पार्टी। अगर समझ किसी रहा हूँ। हिंदू को भाजपा आगे कर देती कि हाँ यार इसको बना दो, तुम लोग बना लो, तुम बड़ा चेंज कर लो, तो सर एक तीर में दो शिकार हो जाएंगे ना। हिंदुओं का भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। सर ये मिथक जिस दिन ये टूट गया ना कि सिख जट सिख के अलावा कोई बन नहीं सकता, सर ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होगा और हिंदू वोटर के लिए एक बहुत जबरदस्त, उनकी ये जो मानसिकता है ना पंजाब में, उसको तोड़ने वाला एक। सर इसीलिए मैं बता रहा हूं, आज की तारीख में पंजाब में सर राजनीति इतनी जटिल है कि उसको आप बिल्कुल, आपने कहा, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। और भारतीय जनता पार्टी मिथक्स तोड़ती है, नए गढ़ती है, इन दोनों की एक्सपर्ट है। ऐसे में चाहे वहां पर हिंदू मुख्यमंत्री हो, चाहे भगवंत मान कंटिन्यू करे, लेकिन इतना तय है कि बिना दिल्ली की सहमति के पंजाब में एक दिन का भी इधर से उधर नहीं होगा। अब अरविंद केजरीवाल के सामने दो लड़ाइयां हैं। एक दिल्ली में वो अपने किए गए कर्मों की लड़ाई लड़ रहे हैं दर्शकों, और दूसरी तरफ पार्टी हाथ से जा रही है, सरकार हाथ से जा चुकी है। पंजाब में जो सरकार बची है वो भी हाथ से जाने को तैयार है। किस तरफ जाता है ये पूरा मामला, ये आने वाला समय बताएगा। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।